बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर मैगजीन के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाज़रीन, कश्मीर की सूरत हाल का यकीनन इस प्रोग्राम में हम जिक्र करते हैं और ख़ास तौर पे जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, वहाँ पे कर्फ्यू की सूरत हाल है, क्रैकडाउन हो रहा है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो गया है और 2 माह से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन किसी तौर पे बेहतरी नजर नहीं आ रही है। इंटरनेशनली भी कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना जो ड्यू रोल है वो अदा करे, जिसमें यकीनन हमें कुछ मूवमेंट नजर आई है कि यूएस जो सेनेटर्स हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे। उन्होंने आज़ाद कश्मीर का दौरा भी किया है और खुद अपनी आंखों से अहवाल देखा है कि आज़ाद कश्मीर में किस तरह जिंदगी मामूल के मुताबिक है, पुरसकून जिंदगी लोग गुजार रहे हैं और कितनी खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने रंजीदगी का इजहार किया है, गम का इजहार किया है, अफसोस का इजहार किया है कि दूसरी तरफ इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियां हो रही हैं। इस हवाले से जो पाकिस्तानी लीडरशिप है उन्होंने भी इस हवाले से नादा किया है। पहले जरा वैली का जिक्र करेंगे, लेकिन वैली के जिक्र से पहले हम बात कर लेते हैं अपने आज के गेस्ट से, आपका तारुफ करवा देते हैं और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया, वी हैव ऑनर टू हैव अली रजा सैयद साहब विद अस, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। गुड टू हैव यू इन द स्टूडियोज। एडवोकेट परवेज अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया, हुर्रियत रहनुमा है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया है। अली रजा सैयद साहब, सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं कश्मीर वैली के हवाले से या ओवरऑल मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उस हवाले से। कोई हालात में बेहतरी नजर नहीं आ रही। इस वक्त भी जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये कि मजीद कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है और कुछ मेरे पास कोई 12 के करीब जो है ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सर्च एंड कॉर्डन की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बदतर से बदतर हो रही है। देखिए, ये पहले दिन से ही जिस तरीके से उन्होंने ये शुरू किया था और खासकर मैं समझता हूँ कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में तकरीर किया उसके बाद जो रिएक्शन भी आया, उनको जो भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या भारतीय जो अदारे हैं उनको पता है कि वहाँ एक रिएक्शन होगा और बहुत सख्त रिएक्शन होगा जब भी कर्फ्यू को लिफ्ट किया गया। तो इसलिए अब उन्होंने वो जो इलाके हैं उनको डिवाइड करना शुरू कर दिया। जो पहले 4-4 हिस्सों में थे अब उनको 8-8 हिस्सों में डिवाइड करना शुरू किया ताकि जो पॉकेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ उनका जो कनेक्शन है वो काटा जा सके, यहाँ की वहाँ रिपोर्ट ना जा सके। जहाँ तक जो जुल्म सितम वहाँ हो रहा है, जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, उसके बारे में अभी जो एमनेस्टी इंटरनेशनल उसकी रिपोर्ट भी आई है, FIDH की रिपोर्ट भी आई है और यूरोपियन और सारे जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे बच्चों को रात के वक्त उठा के ले जाते हैं। 12 से 18 साल 20 साल के बच्चों को वहाँ से लेके भारत में मुंतकिल किया जा रहा है और वहाँ पे जिस तरीके से मीडिया वहाँ बता रहा है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप बनाए जा रहे हैं जिनमें उनको रखा जा रहा है। तो इस पे आलमी बरादरी की तशवीश बढ़ती जा रही है और आप अभी देखें कि यूरोपियन मीडिया जो है वो डेली बुनियादों पे जो है वो फ्रांस इसको रिपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे एडवोकेट साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। सिंस आप हुर्रियत रहनुमा हैं, आपको यकीन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से, कहते हैं इन्फॉर्मेशन स्मगल होकर वहाँ से आ रही है। तो ये सूरत हाल है कि डॉक्टर्स का जो सर्जरी रेट है वो कह रहे हैं कि 50% डाउन हो चुका है। मरीज इसलिए ज्यादा बात हो रही है कि एम्बुलेंस उन तक पहुंच नहीं पाती। सूरत हाल मजीद खराब से खराब तर दिन ब दिन हो रही है। आपको क्या लगता है कि कोई एक रमक बाकी है किसी इदारे में भारत के कि जो इस सूरत हाल की तरफ तवज्जो दिलाए या प्रेशर करे, या पूरा का पूरा भारत की जो मशीनरी है वो इस वक्त सारी सबूताज हो गई है RSS के हाथों? जी शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो ये इंटेंसिटी आई है इसकी वजूहात क्या है। जो ये दिन ब दिन इजाफा हो रहा है इंसानी हुकूक की पामालियों में, इसकी बुनियादी वजह है जब 5 अगस्त को जब हिंदुस्तान ने ये इकदाम उठाया था, जब उन्होंने एब्रोगेट किया था आर्टिकल 370 और 35A को, उनके जहन में था कि कश्मीर में इसके खिलाफ रिजेंटमेंट होगा, लेकिन इतना वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कश्मीरी इतना रिजॉल्व दिखाएंगे, इतनी कमिटमेंट दिखाएंगे। आप देखें कि हिंदुस्तान ने इस पिछले 2 महीने में बड़ी कोशिश की कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। उन्होंने वहाँ की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उनके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश की, इन्होंने जुल्म किए, ज्यादतियां की, लेकिन कश्मीरी जो है वो अपना जो उसका रिजॉल्व है वो उससे नहीं हटा। आपको मैं मिसाल दे दूं कि हिंदुस्तान ने एक वहाँ एक कोशिश की थी अपनी तरफ से कि जो बागात है वहां पे, क्योंकि कश्मीर इज अ वेरी एप्पल रिच स्टेट,
वहाँ अरबों रुपए का सेब निकलता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से, इसलिए मुझे पता है, मैं खुद वहाँ पे जमींदार लोग हम हैं, हमारे पास अरबों रुपए का हमारा सेब निकलता है। उन्होंने कोशिश की थी कश्मीरियों को इन्वॉल्व करके कुछ इलाकों में वो सेब खरीदें, कश्मीरियों ने कहा नहीं हम बेचेंगे ही नहीं, उतारते ही नहीं, वो दरख्तों पे सड़ रहा है वो सेब, क्योंकि कहीं ये तासुर न जाए कि यहाँ पे एक नॉर्मलिटी हो रही है। ये तो एक उन्होंने स्कूल 2 दफा खोले आज तक, अगस्त के महीने में भी और पिछली दफा भी उन्होंने कहा हम स्कूल खोलेंगे, कश्मीरियों ने अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा। ये कोई बाप नहीं चाहता मेरा बच्चा ना पढ़े, दुनिया का कोई ऐसा कोई वालिदैन नहीं है जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। वो कहते हैं हम स्कूल इसलिए बच्चों को नहीं भेजेंगे कि हिंदुस्तान इंटरनेशनली ये सलावट ना करे कि जी यहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखें वहाँ पे जो रिक्शे वाला जो ये कहते हैं उनका जो कॉर्पोरेट मीडिया है वही दिखाता है कि जी वहाँ पे कोई गाड़ी भी चलती है, वहाँ कोई रेडी वाला सब्जी भी बेचता है। मैं आपको अथॉरिटी ये कहता हूँ कि ये उनके ही लोग हैं अपने, जो इन्होंने बाहर से लोग मंगाए हैं विद आर्मी असिस्टेंस, उनकी गाड़ियां चलती हैं, उनको 1500 से 2000 रुपए देते हैं कि आप सिर्फ गाड़ी चलाओ, एक तासुर मिल जाए। उसके बाद हिंदुस्तान को ये अंदाजा हो गया है कि नहीं जी अब पॉसिबिलिटी नहीं है कि कश्मीरी का विल तो ब्रेक हो नहीं रहा है 30 साल से। उसने अब इसमें कहा कि इजाफा किया इस रिप्रेशन में, जैसे अली रज़ा सैयद साहब ने कहा रात को रेड्स करते हैं घरों में, खवातीन के साथ बेहुरमती करते हैं। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि मेरी माओ बहनों बेटियों की बेइज्जती की जाए, तो इससे ज्यादा क्या ऑपरेशन आप करेंगे। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने कल देखा होगा कि हिंदुस्तान में सिविल सोसाइटी लॉयर्स वहां पे इंटेलेक्चुअल्स ने 248 के करीब लोग हैं जो हाईली प्रोफेशनल्स है, उन्होंने एक बढ़ गई है 290 तकरीबन, हाँ उन्होंने लिखी है एक पिटिशन। आता है कि इससे पहले भी एक पिटिशन गई है उनके खिलाफ, सेडिशन के चार्जेस उन्होंने लगाए हैं। वो सेडिशन जिसको महात्मा गांधी ने कहा था ये सबसे बड़ा जुल्म है अंग्रेजों की तरफ से, जिस गांधी था कि वो प्रचार कर रहे हैं, उसी सेडिशन के साथ उससे पहले लोगों के खिलाफ चार्जशीट किया गया और इनको भी 1-2 दिनों में, यानी कि आवाजें हिंदुस्तान में उठ रही है। आप देखिए शशि थरूर को उन्होंने, जो कांग्रेस का MP पार्लियामेंट मेंबर है, उन्होंने उसको एक केस में इन्वॉल्व किया, ये बीवी के मर्डर में। उसने परसों कहा आई विल कीप ऑन स्पीकिंग, क्योंकि जो हिंदुस्तान कर रहा है ये जमहूरियत नहीं है। और इंटरनेशनली भी आवाजें उठ रही है, जैसे आप देखिए कि दुनिया की बड़ी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल है, हालांकि उसको ये हरास भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अली रज़ा सईद साहब को इन्वॉल्व करूंगा। अली रज़ा सईद साहब क्योंकि आप यूरोप में होते हैं और यूरोपीय यूनियन ने इस मरतबा जो है वो बड़े अरसे के बाद बड़ा इकदाम उठाया, एक सेशन स्पेशली कश्मीर के ऊपर जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। ये बताइएगा आप वहाँ पे मौजूद थे और आपने किस हद तक देखा कि कितना कंसर्न्ड है यूरोपीय यूनियन, जो उसके मेंबर्स हैं तकरीबन 700 से शायद ज्यादा या 700 के करीब हैं, कितने कंसर्न है कश्मीर की सूरत हाल को लेके? देखिए दिन ब दिन कंसर्न जो है बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखें जिस दिन डिबेट हो रही थी उस दिन कश्मीर काउंसिल EU ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था ताकि जो पब्लिक है और जो MEPs हैं उनको बैकग्राउंड और जो करंट सिचुएशन के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर वगैरह दी गई। ठीक है, तो उससे ये हुआ कि जो यूरोपीय अभी उसके बाद एक जो नई डेवलपमेंट होने जा रही है, अर्जेंसी रेजोल्यूशन आने वाला है अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह, ये 31 से पहले एक वो भी आएगा। तो उसमें जो मेंबरान पार्लियामेंट बोले हैं जो उस डिबेट में, आप उनका उसका अंदाजा करें, हम 7 लाख 8 लाख की बात करते हैं, 9 लाख की बात करते हैं। जो ह्यूमन राइट्स सब कमेटी की चेयरपर्सन है मारी अरेना, उन्होंने अपनी स्पीच में जो एड्रेस किया था उसमें उन्होंने कहा था कि मोर देन 1 मिलियन सिक्योरिटी फोर्सेज और वो है। तो इसका मतलब वो किसी आदाद और शुमार जो उन्होंने कहे हैं तो कहीं से तो उनको मिले होंगे, उनकी एम्बेसीज है वहाँ पे है। तो उनको अब बहुत ज्यादा तशवीश है इस वक्त। यूरोपियन जो दारुल हुकूमत है दूसरे, आप फ्रांस में देखें, जर्मनी में देखें, हर मुल्क में एक बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि उनके भारत के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो ये नहीं चाहते थे कि ताल्लुकात खराब हों, लेकिन क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो मेन पिलर है ह्यूमन राइट्स, उस पर वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वो जो इक्तिसादी ताल्लुकात हैं उनको एक सर्टेन लिमिट तक वो करेंगे, लेकिन अब हमारी जो ख्वाहिश है, जो हम चाहते हैं, वो इस तरफ बढ़ रही है कि अगर ये लॉकडाउन इसी तरह जारी रहा तो यूरोपियन यूनियन कोई ना कोई स्टेप जो है ना वो लेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेप्स हों या कोई दूसरे स्टेप्स हों, वो स्टेप्स जरूर लेंगे क्योंकि अवाम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। यूरोपियन मीडिया जो है ना
وہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں ڈیلی بنیادوں پہ وہ رپورٹس کر رہے ہیں. ویسے جو اسٹیپ اگر وہ جو ان کے پاس لیوریج ہے اسٹیپس لینے کی وہ کتنی ہے, یعنی کتنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹریڈ والیوم امپیکٹ ہو سکتا ہے, کتنی بھارت کی اکانومی امپیکٹ ہو سکتی ہے ان سینکشن سے جو کہ ممکنہ ہو سکتی ہیں اگر سچویشن زیادہ خراب ہو, اور کیا یورپ یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ اپنی جو اکنامک بینیفٹ ہے یہ پوٹینشیل ہے اس کو قربان کر لے اور جو انسانی حقوق ہیں اس کے پرچار کے طور پہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا اگر یورپین یونین جو ہے وہ ڈیسیژن لیتی ہے. زیادہ لائکلی ہوڈ ہے ڈیسیژن لینے کی اس وقت جس طرف حالات بڑھ رہے ہیں اس میں چانسز ہیں, کیونکہ وہ مسلسل ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن ختم کریں, یہ جو دنیا سے رابطہ کاٹا ہوا ہے آپ نے انٹرنیٹ کا اور دوسرا رابطہ یہ ختم کریں, اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کو روکیں. تو ایک حد تک تو وہ جائیں گے اس جو پریشر ڈال رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہوگا اگر یورپین پارلیمنٹ بھی اور یورپین عوام بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں تو وہ اسٹیپ لیں گے, کیونکہ ان کا جو مین پلر ہے وہ ہیومن رائٹس ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ایک سرٹن حد تک تو وہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ون مور تھنگ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب, یہ بھی باتیں آ رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال اس وقت تک بھارت نے اور آر ایس ایس کے گونز نے جو کریٹ کر کے رکھی ہوئی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ڈیموگرافکلی مزید اس کو چینج کیا جائے, اور خاص طور پہ جب اگلے الیکشنز ہوں ان کے جو نام نہاد کٹپتلی انتخابات ہوتے ہیں وہ نام نہاد انتخابات ہوں تو اس میں یہ اپنا سی ایم لانے کی کوشش کریں گے. میرے پاس یہ بیان ہے رویندر رائنا بی جے پی کی جو اسپوکس پرسن ہے, اس نے یہ کہنا ہے کہ ہم وی آر ویری مچ کانفیڈنٹ کہ ہمارا جو اگلا سی ایم ہوگا وہ بی جے پی کا ہوگا. مطلب کہ بی جے پی کے پاس اتنی بڑی اسٹرینتھ آ جائے گی کہ وہ از اٹ پاسبل کہ سی ایم جو ہے ان کا ہوگا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سی ایم موسٹ پرابلی وہ ہندو ہوگا. دیکھیں جی, پچھلے جو ابھی تک 70 سال میں جتنے بھی مقبوضہ کشمیر میں الیکشنز ہوئے وہ سارے انجینئرڈ الیکشنز ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے الیکشن میں جب ہم نے ووٹنگ ریشو دیکھا ارریسپیکٹو آپ کہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن اس پہ کلیئر ہے کہ الیکشنز آر ناٹ سبسٹیٹیوٹ پلیبسائٹ, اس کا تو کوئی یہ عمل بدل نہیں ہے. لیکن ہندوستان نے ایک انجینئرڈ الیکشنز کر کے 4% ووٹ کو 40% بنا کے دنیا کو ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ سموتھی چیزیں جا رہی, لیکن ایون دین اس کے باوجود وہ مقبوضہ کشمیر کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے ہی آیا آج تک, اس میں یہ کامیاب نہیں ہوئے. اس کے بعد اب انہوں نے بڑی کوشش کی, انہوں نے کہا اب ہم ڈیلیمیٹیشن کریں گے, کانسٹیچوئنسیز کو سب ڈیوائڈ کریں گے, اور یہ ڈیلیمیٹیشن میں ان کا کیا ارادہ ہے کہ یہ جموں کی تو سیٹیں بڑھا دیں گے, ویلی کی کم کریں گے, کیونکہ ویلی میں ان کو اب لیسٹ چانسز ہے کہ ان کا کوئی بندہ الیکشن جیتے گا. آپ پہلے انہوں نے الگ کر دیا. ہاں دیکھیں, سب سے پہلے تو میں انہوں نے جو پچھلے 70 سال میں جو ان کا نیریٹو وہاں پہ بیچ رہے تھے, محبوبہ مفتی تھی, عمر عبداللہ تھا, تو آپ دیکھیں کہ فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ تھی نیشنل کانفرنس, اب آپ دیکھیں کہ وہ ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس لیے ویلی سے ان کا جو پتہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا ہے. اب چونکہ ان کے پاس جو ہندو اکثریت والے علاقے ہیں وہ ہے جموں کے, اور وہاں کیا جو مسلم بیلٹ ہے. میری سمجھنے کے لیے بتائیے گا کہ جموں کی جو پاپولیشن ہے وہ اتنی ہے کہ وہ ویلی کی جو پاپولیشن ہے اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. پاپولیشن کے حساب سے نہیں, وہ ایریا کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ ایریا کو ایریا کے ساتھ, ہاں ایریا کے حساب سے وہ سیٹس بڑھائیں گے, جبکہ دنیا میں پاپولیشن کے حساب سے ہوتا ہے وہ ایریا کے حساب سے بڑھائیں گے. اور ان کا جو ہندو جو جس کو انہوں نے بگایا تھا کشمیر سے 90 میں جو جگموہن نے, ان کو یہ کسی مخصوص کانسٹیچوئنسی میں ایڈجسٹ کریں گے. وہ 4 لاکھ کے قریب ہے. اس کے علاوہ جو شرنارتھیز ہیں, اس کے علاوہ جو گورکھاز تھے وہاں پہ, یا ویسٹ پاکستان سے جو وہاں پہ جو لوگ آئے تھے, ان کو یہ وہاں بسا کے ان کو یہ دے دیں گے سٹیزنشپ رائٹس, اور وہاں پہ اس کا یہ جو ہے ریشو بڑھا کے ان کو یہ دے دیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو 370 ہے اس کو انہوں نے اسمبلی سے آگے پاس بھی کروانا ہے. ابھی اٹ از اے آرڈیننس, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پریزیڈنشل آرڈیننس ہے. اس کو اب لیجیٹیمیسی کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی اسمبلی لانی ہے جو اس کو ویٹ کر کے اس قانون کو کہے کہ یہ قانون ہے. اور یہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے کہ یہ اور ڈیوائڈ کریں گے جموں کشمیر کو. انہوں نے 2 حصوں میں بانٹا تھا, 2 یونین ٹیریٹریز میں,
अब एक खबर ये भी आ रही है और इसमें किसी हद तक यकीन भी आता है कि जो क्योंकि ये वैली को अभी तक कंट्रोल करने में नाकाम हो गए, मुस्लिम एरियाज जो हैं कश्तवाड़ भद्रवाह इनमें ये कंट्रोल नहीं कर सके, ये मजीद सब डिवाइड इसको करना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर को और 2 हिस्सों में, जम्मू को अलहदा करेंगे, कश्मीर को अलहदा करेंगे, लद्दाख को 2 हिस्सों में जो कारगिल है वहां पर और लद्दाख लेह लद्दाख इसको अलहदा करेंगे। प्लान है ताकि ये अपना सीएम लेके आ सके और सीएम लेकर आ सके और ये आरएसएस का अपना सेटअप बना। और इसके अलावा जो क्योंकि इनके पास जब इनका ये इलाके जब तक जुड़े हुए हैं ना, इनका तो किसी न किसी तरीके से कनेक्शन, ये इस कनेक्शन को खत्म करके आइसोलेट करना चाहते हैं पॉपुलेशन को, इस इलाके की पॉपुलेशन को आइसोलेट कर देंगे, इनसे रोड लिंक्स जो इनकी कनेक्टिविटी है उसको ये खत्म करना चाहते हैं, ताकि जो अभी तक ये जो नाकाम हुए हैं वहां लोगों को दबाने में फिर इनके पास मखसूस इलाके होंगे जिनमें रिप्रेशन अपना जारी रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये तो बड़ा एक विशेष किस्म का प्लान नजर आ रहा है मजीद इसको खराब करने की। तो सूरत हाल इसका मतलब है कि अगले आने वाले टाइम में हमें कोई बहुत ज्यादा नॉर्मलसी की तरफ आती नजर नहीं आ रही। मैं यहाँ पे अली सही साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा। कश्मीर रिस्ट्रिक्शंस डेविस्टेटिंग यूएस हाउस कमेटी का ये बयान आया है कि ये मामला यूएस की तरफ से मुसलसल हम देख रहे हैं कि 4 सेनेटर्स ने खत लिखा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जब गए तो उन्होंने सेनेटर्स ने मुलाकात भी की, फिर उनके बयानात भी सामने आए। यूएस में अगर हम देखें तो उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने एज वेल जो हैं उनका बयान भी सामने आया। फिर अब यूएस कुछ सेनेट के लोग जो हैं या सेनेटर्स जो हैं वो पाकिस्तान और आजाद कश्मीर आए, उन्होंने सारे हालात देखे। यूएस मुसलसल इसमें एक नजर रखे हुए है, लेकिन एक्शंस की जब बात आती है तो वो एक्शंस में हमेशा सालिसी की बात करते हैं। तो ये 2 चीजें क्या मुख्तलिफ हैं? क्या उनकी जो पॉलिसीज हैं उनका अपना किरदार है और वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अपना किरदार हो सकता है? ये सिचुएशन क्या है? बिकॉज यू लिव देयर, यूरोप में रहते हैं और अमेरिका के हालात को बेहतर तौर पर जानते हैं। क्या हम अमेरिका से उम्मीद कर सकते हैं कि सालिसी से आगे कुछ जाएगा जो उसका रोल है एज ए सुपर पावर? देखिए, सबसे पहले तो बात है सालिसी किस चीज की सालिसी वो करवाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें कि भारत ने जो आर्टिकल 370 को खत्म किया है, ये बेस था ऑन जो जिसको ना कश्मीरियों ने कभी माना है ना पाकिस्तान ने माना है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो उन्होंने तो अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने उसको तो खत्म कर दिया और उसके बाद होने वाले जितने मुआहदे हैं मेरी नजर में वो भी खत्म हो गए। तो अब सालसी की जो वो पेशकश कर रहे हैं, देखना चाहिए कि पहले तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है उसको तो रुकवाए ना। अभी तक 3रा महीना शुरू हो चुका है और अभी तक वो तो नहीं रुकवा पाए। तो हमें सबसे पहली जो हमारी है एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि वो पहले इस चीज को तो रुकवाएं, उसके बाद सालसी की तरफ आते हैं। अगर वो इतना प्रेशर नहीं डाल सकते या इतनी उनसे बात ये नहीं मनवा सकते कि आप इस जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इसको रोकें, जो कत्ल गारत करीब वहां वो कर रही हैं भारतीय फोर्सेज और खासकर आरएसएस के जो गुंडे वहां पे आए हुए हैं, तो उससे ज्यादा हम कितनी तवक्कुआत लगाएंगे उनसे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान को जितने भी यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के मुश्किल मेंबरान हैं उन सब तक जाना चाहिए। यूएस से सपोर्ट, पब्लिक से सपोर्ट जो आ रही है, बढ़ रही है, वहां भी अवेयरनेस बढ़ रही है। जो कांग्रेसमैन लिख रहे हैं, सेनेटर्स लिख रहे हैं, तो अवेयरनेस बढ़ रही है। वो इसी वजह से कि ये 3 महीने से जो जुल्म हो रहा है, ये जुल्म रुकना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से भी प्रेशर बढ़ाना चाहिए और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं या एनवाइज जो हैं उनको यूरोपियन कैपिटल्स में भी, यूएस में भी, हर जगह भेजते जाएं। क्योंकि देखें, हमने अगर इस वक्त सुस्त रवि इस्तेमाल की तो भारत जो है ना वो उसका फायदा उठाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म इस वक्त तक 52 कंट्रीज के दौरे कर चुके हैं, तो हमें भी चाहिए कश्मीरी डेलीगेशंस को भेजें, डायस्पोरा उसको करें, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी जिस तरह हो रही है उसको तेज कर दें। और जहां तक डायस्पोरा का तल्लुक है, डायस्पोरा चाहे यूएस में आपने देखा कि सबसे बड़ा मुजाहरा हुआ है, न्यूयॉर्क में हुआ, इसी तरीके से ब्रसल्स में, यूके में और हर जगह पे। कल वो स्वीडन में था, अभी फ्रैंकफर्ट में भी हुआ है, पेरिस में भी हो रहा है। तो डायस्पोरा तो अपना एक प्रेशर बरकरार रखे हुए है। हम आलमी बरादरी को ये बताना चाहते हैं कि वहां पे जो हो रहा है इसको फौरी तौर पर रुकवाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त यूएस की पॉलिसी है, यूएस अफगानिस्तान से भी निकलना चाहते हैं, उनकी अपनी एक वहां का भी है। तो इस सारे हालात में
पाकिस्तान ने क्या रोल अदा करना है, पाकिस्तान ने पहला ये होना चाहिए कि वो जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां वो बंद हो। और देखिए यहाँ से अगर जो डायस्पोरा है या मकबूजा कश्मीर के अवाम की हमायत में पाकिस्तानी और कश्मीर के लोग अगर ये उठ खड़े हुए बाहर निकल आए तो क्या होगा उसका। बिल्कुल ठीक है। अहमद साहब, मैं यहाँ पे बात करूंगा आपसे रिगार्डिंग सिचुएशन इंटरनेशनली, जो कश्मीरी डायस्पोरा है उसका कितना रोल अदा वो कर सकता है, और ख़ास तौर पे जिस तरह से विजिट की बात की है अली रज़ा सैयद साहब ने, प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाइना के विजिट पे हैं और कुछ दिन के बाद फिर चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग वो जा रहे हैं इंडिया। किस हद तक इस दौरे की इंपॉर्टेंस कश्मीर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना कंसर्न है लद्दाख के मामले को लेकर भी। देखिए, मैं सबसे पहले इस सवाल की वजह से आपने ये कहा था कि ये जो सैनिटर्स और दूसरे लोग जो हैं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो कंसर्न है बिल्कुल एक कंसर्न है, क्योंकि डिप्लोमेसी में सारी चीजें ओपन नहीं की जाती है कि जी इस तरह, लेकिन कंसर्न है। क्योंकि देखिए, दो फौजें दे आर आईबाल टू आईबाल, जो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं, खतरा है इनमें जंग का। आप देखें कि एलओसी पे फायरिंग भी होती है, धमकियां भी इंडिया से आ रही है, पाकिस्तान एवं तो बड़ा रेस्ट्रेंट उन्होंने दिखाया, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान ऐसा कोई वारदात कर डालेगा कि जंग की तरफ धकेलेगा खतरे को, तो ये सिचुएशन है। मुझे जो समझ आ रही है कि जो ये सैनिटर्स यहाँ पे आ रहे हैं, ये अंडरस्टैंड करते हैं सिचुएशन को, ये सिचुएशन को देख रहे हैं कि कहाँ की तरफ जा रही है। हिंदुस्तान ने एक डिस्टॉर्ट किया है पिक्चर को इंटरनेशनली, उन्होंने दुनिया में ये तासुर क्रिएट किया है कि कश्मीर में टेररिज्म है, टेररिस्ट कैंप्स पाकिस्तान में, यहाँ से दहशतगर्द जा रहे हैं। कल जो सैनिटर्स को आजाद कश्मीर ले जाने का ये था, एक चीज तो उनको तासुर करवाना था, ये ओपन है, आए जहां आप जाना चाहते हैं जाए, यहाँ कोई ऐसा कैंप नहीं है। जो कश्मीर की जो मूवमेंट है, इसका जो इंडिजिनस कैरेक्टर है वो इंडिजिनस ही है, कोई बंदा यहाँ से, एक तो इनको ये बावर कराना था। दूसरा ये कहते थे हिंदुस्तान ने एक तासुर क्रिएट किया था कि आजाद कश्मीर डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड वहां होता है जहाँ कोई मूवमेंट हो, यहाँ के लोग मुतमईन है, कोई पंगा नहीं है, कोई इशू ही नहीं है, वो गए वहां कोई एहतजाज नहीं हुआ। उन्होंने बयान भी दिया ना, उन्होंने बयान भी दिया रह रहे हैं वैसे। तो इसका मतलब यह है कि वहां पे कोई सिचुएशन एब्सोल्युटली नॉर्मल है। हिंदुस्तान का जो ये नैरेटिव है उसको नेगेट करने की पाकिस्तान अच्छी तरह कोशिश करे। जहां तक चाइना गए हैं, देखिए चाइना ने पिछले, आपने देखा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का भी जब इजलास हुआ, उन्होंने अपना कंसर्न, इस खिते में चाइना की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप देखिए सीपैक के हवाले से, सीपैक इस वक्त चल रहा है, उन्होंने ह्यूज इन्वेस्टमेंट की है। वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को ऐसे तो नहीं फेंक देंगे ना दरिया में, उनको भी देखना है कि इस खिते में अमन कैसे, और हालांकि उनका कश्मीर पे जो उनका मौक़िफ़ है बिल्कुल वाज़ेह है। और मुझे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो गए हैं वहां पे, वो उनको अपनी तरफ से मे बी दे कैन प्ले मीडिएशन, उनका भी कोई किरदार बन सकता है। हमने देखा हिंदुस्तान ने ओबोर में इंटरेस्ट दिखाई है कि वो भी ओबोर का हिस्सा बनना रहा है। ठीक है जी, मैं अब बिल्कुल लास्टली यही जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट हो रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइम मिनिस्टर, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने उनको दावत दी थी, वो जाएंगे, उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से यकीनन वहां पे होगी, तो क्या इंपॉर्टेंस क्या नजर आती है? देखिए, जिस तरीके से एडवोकेट परवेज साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि चाइना की जो इंटरेस्ट है, चाइना की अपनी ये सीपैक जो है पाकिस्तान के साथ, इस पे तो चाइना एक रोल अदा कर सकता है। और चाइना के इंडिया के साथ भी अगर आप देखें तो उनकी बड़ी एक ट्रेड $70 बिलियन है। तो इसमें हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो जा रहे हैं वहाँ, वो गए हुए हैं, और उसके बाद आप कह रहे थे कि चाइनीज प्रेसिडेंट वहां जाएंगे, तो इसका मतलब है कि कुछ कश्मीर पे जरूर बात होगी। यकीनन ये बहुत जरूरी है बात करना इसके हवाले से। अली रज़ा सैयद साहब, चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU, एडवोकेट परवेज अहमद साहब, हुर्रियत रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कश्मीर मैगजीन में हमें वक्त दिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।